में हम देखते हैं पहले परिभाषा क्या है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई भी विकार परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अविकारी होते हैं, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। किसके कारण? लिंग, वचन, पुरुष और कारक। एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा कि जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें किनके कारण जो है विकार नहीं होता। तो आपको याद रखना है लिंग, वचन, पुरुष, कारक। हर एक परिभाषा अपने आप में यहां पर प्रश्न है। अब देखते हैं, जैसे उदाहरण है अव्यय के आज, कब, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और। ठीक है, ये पहचान है अव्यय की। तो अव्यय के हम भेद देखते हैं। अव्यय के भेद कितने हैं? 4 हैं। अविकारी कितने होते हैं आपके? 4। विकारी भी कितने होते हैं? 4। और वो कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो तीनों को, चारों को पढ़ेंगे अलग अलग से। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण, जिसको हम बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की जो विशेषता बतलाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण के भेद कितने हैं? अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, कितने भेद है क्रिया विशेषण के? 4 भेद हैं। और चारों को हम पढ़ते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला है स्थानवाचक। स्थान यानी कि जो प्लेस के बारे में बताए, यानी कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थिति या फिर दिशा का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्थानवाचक। जैसे कि हम बाहर जाएंगे, तो यहाँ पर जो बाहर है वो क्या बता रहा है? उसका स्थिति बता रहा है, दिशा बता रहा है कि वो कहां पर जाएंगे। वो अंदर है, अभी बात करें कि भाई हम बाहर कहीं पर जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? किसी स्थान का पता चल रहा है। दूसरा है कालवाचक, जो टाइम का बोध कराए, यानी कि जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के काल अर्थात कब का उत्तर का बोध हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कालवाचक। जैसे मेरा भाई आज जयपुर जाएगा। यदि आप प्रश्न करके पूछोगे कि मेरा भाई कब जाएगा? आज जाएगा, तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया, कब जाएगा? आज। यानी कि काल, टाइम बता रहा है वो कि मेरा भाई आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा। तो तीसरा है परिमाणवाचक। परिमाण यानी कि क्वांटिटी। तो जिस क्रिया से, क्रिया विशेषण से क्रिया के परिमाण अर्थात कितना का उत्तर मिले वो आपका क्या होगा? परिमाणवाचक। अपने आप प्रश्न से पूछ लेना आप कितना। जैसे सीता खूब बोलती है, तो सीता भाई कितना बोलती है? प्रश्न करोगे आप, सीता कितना बोलती है, तो सीता से आपको मिलेगा कितना बोलती है भाई? वो तो खूब बोलती है। तो कितने का उत्तर आपको मिल गया? खूब। तो यहां पर खूब क्या है? परिमाणवाचक। चौथा है यहां पर रीतिवाचक। रीति बताएगा काम के होने का, मैनर बताएगा कि काम किस दिशा में हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे जिस क्रिया विशेषण से क्रिया की रीति अर्थात कैसे का उत्तर का बोध हो, तो प्रश्न में आप कर लेना, रीति पता चल जाएगा कि कैसे काम हो रहा है। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, पदाति सेना पैदल चलती है। तो सेना भाई कैसे चलती है? प्रश्न करके देखोगे, जो सेना है वो कैसे चलती है, तो आपको उत्तर मिल जाएगा सेना पैदल चलती है, सेना घोड़ों पर चलती है। तो इस तरह से आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके रीतिवाचक। अगला अव्यय देखते हैं हम, संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब क्या होता है? प्रेपोजिशन। ठीक है, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? संबंध। यानी कि जो एक का संबंध दूसरे शब्द से दिखाते हैं। जैसे कि मैं विद्यालय तक गया था, तो वो कहां तक गया था? विद्यालय तक गया था। तो ये संबंध दिखा रहा है यहां पर। दूसरा, जैसे मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तो ये संबंध है मनुष्य का जीवन रहना पानी के बिना। ठीक है, ये संबंध दिखा रहा है यहां पर। अब इसके भेद देख लेते हैं। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए। जैसे कि अर्थ की दृष्टि से संबंध बोधक अव्यय के भेद आपके होते हैं। जैसे कालवाचक, तो कालवाचक की पहचान क्या है? काल का पता चले, जैसे आपको के पूर्व, के बाद, के आगे, के पीछे। तो का के की ये संबंध दिखाने के लिए है, और ये आपका आगे पीछे आपका क्या बता रहे हैं? काल यानी कि टाइम का बोध करा रहे हैं। अगला है स्थानवाचक। तो स्थान का मतलब क्या हो? जिससे आपको प्लेस का पता चले। के समीप यानी कि उसके आप नजदीक हैं, निकट हैं, पास हैं, नजदीक हैं, दूर हैं। तो ये सभी के सभी आपको क्या बता रहे हैं? स्थान का। अगला है दिशा का। तो दिशा का मतलब क्या है? की ओर, की तरफ, के पार, के प्रति।
तो उसकी तरफ गए, तो ये आपको क्या बताएंगे? दिशा बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। क्या बताएंगे? डायरेक्शन। अगला है कार्य कारणवाचक, ठीक है, यानी कि कार्य का जो कारण है उससे वो पता चलेगा, के मारे, के कारण, के लिए, के वास्ते, ठीक है। मैं उसके कारण वहां नहीं जा पाया, मैं उसके लिए वहां पर जा रहा हूं, मैं उसके वास्ते ये कर रहा हूं, तो ये क्या दिखा रहे हैं? कारण, कि किस कारण से कोई कार्य हो रहा है। अगला है विषयवाचक, यानी कि विषयवाचक का मतलब क्या है? जो विषय का बोध करें, जैसे कि के लेखे, के नाम, के मध्य, के विषय, ठीक है। विषय का बोध कराएंगे, नाम, मध्य, विषय, लेखे, ठीक है। अगला है मित्रतावाचक, ठीक है, के सिवा, के अलावा, के अतिरिक्त, के बिना, ठीक है। ये सभी की सभी आपको पहचान याद रखनी है संबंध बोधक की। अगला है विनिमय वाचक। विनिमय वाचक के क्या होते हैं? आपको के बदले, की जगह, के एवज में, ठीक है, उसके बदले, उसकी जगह, उसकी एवज में। अगला है सादृश्य वाचक, ठीक है। सादृश्य वाचक में क्या होगा? के योग्य, के लायक, के समान, के अनुसार, के सदृश। ये सभी की सभी आप एक बार पहचान पढ़ लेना, ठीक है। अगला है विरोधवाचक में क्या होगा? विरोध, जिससे आपको पता चले, के विपरीत, विरुद्ध या खिलाफ, जिससे आपको विरोध का क्या हो? बोध हो। अगला है साश्चर्यवाचक, इससे क्या होगा? के साथ, संग या वश में, जिससे आपको क्या चले? साथ का पता चले, ठीक है। साथ वाले शब्द कौन से होंगे? साथ, संग, ठीक है, ये सभी के सभी। अगला है संग्रहवाचक। तो संग्रहवाचक के क्या क्या है? आपके भर, तक, समेत, ठीक है, जिससे आपको क्या चले? संग्रह का पता चले। तुलनावाचक क्या होंगे? जो तुलना की बात करें, जैसे की अपेक्षा, के सम्मुख, के सामने। तो ये सभी के सभी क्या है आपके? ये ध्यान रख लेना है आपने संबंध बोधक का। अगला है समुच्चय बोधक, यानी कि कंजक्शन है। समुच्चय बोधक क्या होते हैं? दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्दों को जोड़े, वाक्यांश को जोड़े या फिर वाक्य को आपस में जोड़े, उनको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे राम और श्याम दोनों भाई हैं, तो राम और श्याम को कौन जोड़ रहा है? और, ठीक है। जैसे सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे दो वाक्य है और इनको आपने जोड़ दिया और से। अगला है वाक्यांश है सच बोलना और किसी की परवाह न करना, ठीक है, उसकी क्या है? खासियत है। तो ये दोनों वाक्यांश आपने जोड़ दिए और से, यानी कि जो शब्द को जोड़े, वाक्य को जोड़े या फिर वाक्यांश को जोड़े, उनको हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। अब समुच्चय बोधक के हम भेद देखते हैं प्रयोग की दृष्टि से, ठीक है। प्रयोग की दृष्टि से समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं, जैसे समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो समानाधिकरण की पहचान क्या है? जो आपके समुच्चय बोधक होते हैं, और, वह, एवं, तथा, की, ठीक है, या, अथवा, नहीं तो, पर, परंतु, लेकिन, किंतु, इसलिए, सभी के सभी क्या है? समानाधिकरण के आपके उदाहरण हैं। अब वैधिकरण के उदाहरण कौन कौन से हैं? क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि जो तो, यदि तो, जैसे, मानो, अर्थात। तो अब बात आती है यहां पर आपसे प्रश्न किस तरह से पूछेगा? तो प्रश्न पूछेगा इस तरह से, दे देगा आपको, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगा, तो इसमें आपका जो है समुच्चय बोधक यानी कि कंजक्शन कौन सा है? तो आप बताएंगे और, ठीक है। तो ये आपको सभी के सभी याद रखने हैं, सारे के सारे आपके उदाहरण है समुच्चय बोधक के। अगला है विस्मयादि बोधक, इंटरजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, विस्मयादि बोधक, इसको हम क्या बोलते हैं? परिभाषा देख लेते हैं एक बार। विस्मय यानी कि आश्चर्य, आदि भावों का बोध कराने वाला, ठीक है। जिन अवयवों से विस्मय यानी कि आश्चर्य हो या फिर हर्ष का पता चले, शोक हो, घृणा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। जिससे आपको, जिनसे देखकर आपको आश्चर्य का बोध हो, हर्ष का हो, शोक का हो या फिर घृणा का हो। जैसे कि इस अव्यय के उपभेद हैं, ठीक है। जैसे कि विस्मय बोधक कौन कौन से है? जिससे आपको आश्चर्य हो, वो कौन कौन से? ए, क्या, ओहो है, ठीक है, ये क्या होंगे? आश्चर्य बोधक हैं। हर्ष बोधक कौन कौन से हैं? जिससे आपको हर्ष हो, वाह, आहा, धन्य, शाबाश। तो ये सभी के सभी क्या है? जिसके आगे आपको ये चिन्ह मिल जाए तो वो आपके सारे के सारे क्या होंगे? विस्मयादि बोधक। अगला है शोक,
बोधक जिससे हाय, हा, हा, ठीक है, अह, उह, त्राही त्राही, ये सारे के सारे क्या हैं, शोक बोधक हैं। अगला है स्वीकार, जिससे आप स्वीकार करें, स्वीकार का बोध हो, जैसे कि हाँ जी, जी हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, स्वीकार बोधक। अगला है अनुमोदन, जिससे आपको अनुमोदन का बोध हो, जैसे ठीक, अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। अगला है तिरस्कार, जिससे आपको तिरस्कार का बोध हो, जैसे छी, हट, दिक। अगला है संबंध, अरे, रे, रे भाई, भाई, अजी सुनते हो, हे जी, ये सारे के सारे क्या है, संबोधन। ये सिर्फ पहचान रखनी है आपको, इसी तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार हम इससे पहले एक निपात का और पढ़ लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, निपात होते क्या है, ठीक है। जो मूलतः निपात का प्रयोग अव्यय के लिए होता है, लेकिन ये शब्द अव्यय नहीं होते हैं, ठीक है। निपात जो है, इनका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, अव्यय के लिए करते हैं, किंतु ये शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं, तो आप बताएंगे निपात। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता, इनका इनका ना तो कोई लिंग होता है, ना कोई इनका वचन होता है। अगला देखिए, निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। जैसे कि निपात सहायक शब्द होते हैं, होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है, ठीक है। निपात जो होते हैं सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं होते, पर वाक्य में इनके प्रयोग से वाक्य का समग्र अर्थ क्या होता है, प्रभावित होता है। तो ये आपके प्रश्न बनेंगे यहां से, शुद्ध अव्यय कौन से नहीं होते, इनका लिंग वचन पर क्या होता है, नहीं होता इनका कोई भी, ठीक है। अगला है सहायक शब्द होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, वाक्य के अंग नहीं होते, लेकिन ये क्या होते हैं, सहायक शब्द। जैसे कि निपात कितने तरह के होते हैं, तो न से निपात और न से नो, तो निपात आपके 9 तरह के होते हैं। जैसे कि स्वीकृति बोधक, हाँ, जी हाँ। जैसे कि नकार बोधक, जी नहीं, नहीं। निषेधात्मक, मत। प्रश्न बोधक, क्या। विस्मयादि बोधक, क्या, काश, ठीक है। तुलना बोधक, जिससे आपको तुलना का पता चले, सा, उससा, मुझसा, ठीक है। अवधारणा बोधक, जैसे ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन। आदर बोधक, जिससे आप आदर का बोध हो, जैसे जी, ठीक है। बल पर्यायक, जैसे कि तो, ही, भी, तक, सिर्फ, केवल। ये सभी चीजें आपको याद रखने के लिए नहीं है, तो एग्जाम में सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि निपात होते क्या है और निपात कितने तरह के होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, 9 तरह के होते हैं।